नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपौर दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। सिक्यों ने ब्रिटेन, तिब्बत और सर बेसिल गूल्ड फ्रंटियर डिप्लोमेसी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सिक्यों ने तिब्बत के दृढ़ मित्र डॉक्टर क्रिश्चियन श्वार्ट्ज़-शिलिंग के निधन पर शोक व्यक्त किया। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ने दलाई लामा संस्था को जारी रखने की परमपौर दलाई लामा की दृष्टि का समर्थन किया। भारत में तिब्बती बस्तियों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 मनाया। सप्ताह का अवलोकन करुणा वर्ष का उत्सव। सिक्यों पेम्बा त्सरिंग ने पिछले शुक्रवार को धर्मशाला में फ्रंटियर डिप्लोमेसी ब्रिटेन तिब्बत और सर बेसिल गूल्ड शीर्षक से तिब्बत संग्रहालय की अस्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सर बेसिल गूल्ड की पोती फ्रांसिस सी कटलर ने भाग लिया, जिन्होंने 1935 से 1945 तक सिक्किम में ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी के रूप में कार्य किया था। गूल्ड की पुस्तक द ज्वेल इन द लोटस पर आधारित प्रदर्शनी ग्यानसे में ब्रिटिश ट्रेड एजेंट के रूप में उनकी नियुक्ति से लेकर युवा 14वें दलाई लामा के स्वर्ण सिंहासन समारोह में उनकी उपस्थिति तक तिब्बत में उनके मिशन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालती है। प्रमुख प्रदर्शनी में सर बेसिल गूल्ड की परिवार द्वारा दान किए गए 2 दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो उस अवधि के दौरान आंतरिक शासन और बाहरी मामलों दोनों में तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता की गवाही देते हैं। सिक्यों पेम्बा त्सरिंग ने फ्रांसिस सी कटलर को उनके दान के लिए धन्यवाद दिया और तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति के प्रमाण के रूप में और पीएलए के कब्जे से पहले तिब्बत के इतिहास के बारे में चीन के विकृत आख्यानों का मुकाबला करने के लिए 17वीं शताब्दी की शुरुआत में तिब्बत का दौरा करने वाली पश्चिमी लोगों के लंबे समय के रिकॉर्ड पर जोर दिया। Every one of you, Lapa to younger generations of Tibetans, the more you understand about your history, and then you will be much more capable of advocating for Tibet. If you don't know your past, then it's very difficult to talk about the present and future. Therefore, I urge everybody to read Tibetan history, particularly Sir Basil Gaul's book, The Jewel in the Lotus, and also British officers who have served under Sir Basil Gaul, like Hugh Richardson, Henry Ford. So there were a lot of people who were witness to Tibetan history during those times, and I think these are very, very valuable things. I myself personally have read a lot of books written by pilgrims, the missionaries in Tibet, and that gives you a totally different dimension and understanding of Tibetan history. फ्रांसिस सी कटलर ने साझा किया कि कैसे तिब्बत और तिब्बती संस्कृति में उनकी शुरुआती रुचि उनके दादा की किताबों से जागी थी और कैसे उनके परिवार की 3 पीढ़ियां परमपौर के साथ श्रोता थी। उन्होंने इसे एक जीवन मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां के रूप में वर्णित किया। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा चुरिंग और तिब्बत संग्रहालय के निदेशक तेंजिन तोप्तेन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सिक्यों पेम्बा त्सरिंग ने एक दृढ़ मित्र और लंबे समय से तिब्बती मुद्दे के समर्थक क्रिश्चियन श्वार्ट्ज़-शिलिंग के निधन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की। अपने शोक संदेश में सिक्यों ने श्वार्ट्ज़-शिलिंग की तिब्बत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और कहा कि अपने कई उपलब्धियों से परे वह चीन तिब्बत वार्ता के एक ईमानदार वकील थे।
पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत पर सम्मेलनों में भागीदारी सहित उनकी कई बातचीतों पर विचार करते हुए सियोग ने उन्हें न केवल एक प्रतिष्ठित जर्मन राजनेता बल्कि संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अटूट प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति भी बताया। डॉक्टर श्वार्ज़शीलिंग ने जर्मन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने डाक और दूरसंचार के संधाई मंत्री के रूप में 2 दशकों से अधिक समय तक जर्मन बुंदेस्ताग के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भी काम किया और उन्हें बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में उच्च प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति किया गया। इन भूमिकाओं के माध्यम से उन्होंने शांति और संघर्ष समाधान के लिए एक प्रतिबद्ध वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। श्वार्ज़शीलिंग फाउंडेशन के संस्थापक और तिब्बत के एक समर्पित चैंपियन के रूप में वह कई वर्षों तक कज़ाक और तिब्बती नेतृत्व के साथ जुड़े रहे। उनके स्थायी योगदान की मान्यता में उन्हें 2013 में 14वें दलाई लामा द्वारा प्रस्तुत ICT लाइट ऑफ ट्रूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो तिब्बती मुद्दे के प्रति उनकी स्थायी विरासत और समर्पण का एक प्रमाण है। डॉक्टर क्रिस्टियन श्वार्ज़शीलिंग का 6 अप्रैल 2026 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ABCP की 16वीं कार्यकारी परिषद की बैठक ने सर्वसम्मति से परम पावन दलाई लामा के पूर्ण जन्म के संबंध में 2 जुलाई 2025 को धर्मशाला में जारी किए गए बयान का समर्थन किया, जिसमें पुष्टि की गई कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और गादे फोडांग ट्रस्ट भविष्य के पूर्ण जन्म को मान्यता देने वाला एकमात्र पदाधिकारी है। कार्यकारी ने आगे इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सरकार, संगठन या व्यक्ति को इस लंबे समय से चली आ रही पवित्र आध्यात्मिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जो गादे फोडांग ट्रस्ट का एकमात्र विशेष अधिकार है। ABCP की 12वीं महासभा ने प्रत्येक 6 जुलाई को सार्वभौमिक करुणा दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ने पिछले सप्ताह बुधवार को बोध गया में अपनी 16वीं कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म और संस्कृति विभाग के सचिव दुदुल दोर्जे ने 14 सदस्यीय देशों के प्रतिभागियों के साथ बैठक में भाग लिया। सचिव दुदुल दोर्जे ने पिछले सप्ताह रविवार को दोलांजी में धर्म और संस्कृति विभाग और पाल शिंते मिरिंग लिंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 9वें गैर संपादक बहस के उद्घाटन समारोह में एक विशेष अतिथि के रूप में भी भाग लिया। 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस को छेद करते हुए भारत में तिब्बती बस्तियों ने इस अवसर को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ मनाया, जिसमें मुफ्त चिकित्सा शिविर, हाथ स्वच्छता प्रदर्शनी, मैराथन, बास्केटबॉल टूर्नामेंट, रैकेट और फुटबॉल, योग सत्र, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, पर्यावरण सफाई अभियान और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता शामिल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 ने स्वास्थ्य के अंतर संबंध पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि ग्रह की भलाई सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के अटूट रूप से जुड़ी हुई है। इस पहल को अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो द्वारा वित्त पोषित किया गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा करुणा वर्ष पहल के हिस्से के रूप में तिब्बती निपटान कार्यालय और तिब्बत के कार्यालय परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा के चैरिटेबल ट्रस्ट ने धर्मशाला के जोगीवाड़ा में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक आवश्यक वस्तुएं और खेल सामग्री वितरित की। इस सहायता से स्कूल के 18 छात्रों को लाभ मिलता है, जिनमें स्थानीय बच्चों के साथ साथ अन्य राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों भी शामिल हैं। लिम्बुर्ग, नीदरलैंड्स में
सेंट ग्रिलिचियस चर्च परमपौंड 14वें दलाई लामा को समर्पित एक दुर्लभ फोटोग्राफिक प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है, जिससे उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है, जिससे 1973 से लेकर अब तक देश के साथ परमपौंड के ऐतिहासिक संबंध पर विशेष ध्यान दिया गया है। तिब्बत कार्यालय ब्रसेल्स के प्रतिनिधि रिंजिंग केंखा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और एक कैथोलिक चर्च द्वारा बौद्ध धर्मगुरु को समर्पित एक प्रदर्शनी की मेजबानी करने के गहन प्राकृतिक संकेत को रेखांकित किया और कहा कि दोनों परंपराएं अनंत प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की वकालत करती है। यह प्रदर्शनी परमपौंड की 90वें जयंती के सम्मान में करुणा के वर्ष के रूप में मनाई जाने वाली 5 जुलाई 2026 तक चलेगी। गैंगटॉक ख्युते समिति ने परमपौंड 14वें दलाई लामा के जीवन और कार्यों को प्रदर्शित करने वाली एक 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत पर आक्रमण के बाद 31 मार्च 1959 को उनके भारत आगमन के बाद से उनकी यात्रा पर प्रकाश डालता है। प्रेम और करुणा के संदेश के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देने के परमपौंड के आजीवन प्रयासों के बारे में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसे तिब्बती और सिक्किम समुदायों के गणमान्य व्यक्ति, अतिथि और जनता शामिल हुए। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।